नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जिस तेजी के साथ अचानक से देश के मौसम में गर्मी बढ़ गई, कुछ उसी तरीके से देश का सियासी मौसम भी तेजी से बदलता जा रहा है। जैसे जैसे मिशन 2024 का दबाव बढ़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों का सियासी वार पलटवार तेज हो रहा है। पार्टियों पर परफॉर्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से सियासी तूफान आया हुआ है। आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे चमकदार चेहरे को दागदार करने की कोशिश दिखी। तस्वीरों के जरिए देश की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है। राजधानी दिल्ली में उठे सियासी तूफान का क्या है मुंबई कनेक्शन? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उठी गर्म सियासी हवा ने कैसे भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 वाला मूड बिगाड़ा, यह आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मध्य भारत और पश्चिमी भारत से कुछ गड़बड़ी हुई तो उसकी भरपाई साउथ और नॉर्थ ईस्ट से की जाएगी। बीजेपी की 24 वाली चुनावी रणनीति से यह साफ झलकता है कि कर्नाटक के शिवमोगा से सामने आई एयरपोर्ट की तस्वीरों ने भारतीय जनता पार्टी का हाल दिल बयां कर दिया। साउथ में कोने कोने में कमल खिलने वाला अरमान सबके सामने रख दिया। कर्नाटक चुनाव खास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। चुनावी राज्य में 5वीं बार पहुंचने पीएम मोदी ने कर्नाटक को करोड़ों रुपए की सौगात दी। डबल इंजन वाली सरकार के बारे में पीएम मोदी ने क्या ऐसा कहा जिसकी गूंज पूरे साउथ में सुनाई गई, आज यह भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की पूरी खबर भी दिखाऊंगा। बिहार की राजनीति से विपक्ष एकता से जुड़ा एक बड़ा सवाल उछल रहा है। पहले आई लव यू कौन बोलेगा, जिसका जवाब देने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन खत्म हो गया है। इस अधिवेशन से सबसे बड़ी खबर यह आई, कांग्रेस ने विपक्षी दलों से गठबंधन का रोड मैप तैयार कर लिया। उधर बिहार में महागठबंधन के 7 सूरमाओं ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया और पिछले 2 दिनों में कैसे विपक्षी खेमा मजबूर होता नजर आ रहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान का मौजूदा सियासी तापमान साफ संकेत दे रहा है कि मिशन 2024 को लेकर गर्मी बढ़ती जा रही है। मिशन 2024 को लेकर हर राजनीतिक दल ने कमर कस ली है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। दोनों ही खेमों की सियासी सक्रियता बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर पिछले 2 दिनों से आप सभी ने यह महसूस भी किया होगा कि देश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। हर दिन खास साबित होता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमा अपने अपने तरीके से 2024 के लिए माहौल बनाने में जुट गया है। 2024 के महासंग्राम के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। हर राजनीतिक दल ने अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों के हर राजनीतिक दल ने अपना अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं
इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे दिग्गज, सबसे ताकतवर नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। जैसे ही सीबीआई की टीम की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछताछ में सहयोग नहीं किया गया, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और रविवार को शुरू हुआ हंगामा सोमवार को दिन भर जारी रहा। राष्ट्रीय राजनीति में छाप छोड़ने वाली सांकेतिक तस्वीरों का जो सिलसिला रविवार को शुरू हुआ, वो सिलसिला सोमवार को भी जारी है। आम आदमी पार्टी जिन तस्वीरों ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, पहले आप उन्हें देखिए और बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आए। सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूं। ये डरते हैं हमसे, हम इनसे नहीं डरते। ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते। हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात, लेकिन हम नहीं डरते। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर 1 बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब झूठेवादी पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था। अब मैं उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं जो तस्वीरें सोमवार को सुर्खियां बनी, जिन तस्वीरों के जरिए देश को बड़ा संदेश दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम को गाड़ी में बिठाकर कोर्ट तक ले जाया गया। जिस चेहरे को आगे करके आम आदमी पार्टी अपनी सियासत चमका रही थी, दूसरे राज्यों में सिसोदिया की शिक्षा नीति को आधार बनाकर वोट जुटाने की कोशिश करती रही है। आम आदमी पार्टी के उस चमकदार चेहरे की चमक को शराब घोटाले के नाम पर कम करने की कोशिश दिखाई और सोमवार को बीजेपी को शक्ति देने वाली तस्वीरों को आधार बनाकर देश को बहुत कुछ बचाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी पर अलग नहीं है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से हिंदुस्तान को यह बताया गया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करती है। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाला करके काला धन इकट्ठा करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश की एक प्रीमियर एजेंसी है। वो अगर किसी सरकार के उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट करती है, तो अगर हम लोग वास्तव में कानून का सम्मान करते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त कारण होंगे उनको अरेस्ट करने के। उनके कारणों पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से शराब की नीति के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के
दिल्ली से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के स्पोक्स पर्सन्स ने आज तक आम आदमी पार्टी से और पर्टिकुलरली मनीष सिसोदिया जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली के 2 दिनों की तस्वीरों के साथ आपको 24 फरवरी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 24 फरवरी को मुंबई से आई तस्वीरों ने देश को बड़ा संदेश दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से कमजोर पड़ गए उद्धव ठाकरे को ताकत देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचे। मातोश्री से देश की राजनीति में बड़े बदलाव वाले मैसेज जारी किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से यह सबको बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और अदानी की साठगांठ चल रही है और इसका खामियाजा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। देश के दूसरे कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने जोर देकर यह भी कहा कि इस बदनाम आर्थिक गठजोड़ को तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने मुंबई में दिया था। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मिशन 2024 के लिहाज से देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सियासी हलचल पूरे देश को बड़े संकेत देने वाली है। महाराष्ट्र से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र की कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटों में से 41 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 लोकसभा सीटें आई। शिवसेना के खाते में 18 लोकसभा सीटें आई। बाकी की सीटों में एक कांग्रेस, एनसीपी, एआईएमआई ओवैसी की पार्टी को मिली। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल बड़ा खेल हुआ है। बीजेपी से अलग हुई शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट गई। शिंदे के अगुवाई में शिवसेना का बड़ा खेमा बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को लगता है कि सब ऐसे चला तो लोकसभा में बीजेपी का बड़ा कमाल कर सकती है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को अपना नंबर बढ़ाना तय लग रहा था, ऐसे वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री वाला ऐलान बीजेपी का मूड खराब करेगा, बीजेपी को कुछ बड़ा करने पर मजबूर करेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, दिल्ली मुंबई की राजनीति को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में जो सियासी तूफान आया है, उसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उठी भ्रष्टाचार के आरोपों वाली
गर्म हवाओं ने और ज्यादा रफ्तार दे दी। मैं आपको साउथ की ओर लेके जाना चाहता हूं। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के सियासी साम्राज्य का केंद्र कर्नाटक है और कर्नाटक में इसी साल चुनाव होना है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है कर्नाटक। बसवराज बोम्मई प्रदेश के मुख्यमंत्री। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल इसी साल मई में खत्म होने वाला है। उससे पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है। प्रदेश में बीजेपी ने रफ्तार पकड़ी। इधर कांग्रेस, जेडीएस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल दिया। बीजेपी पर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस से सत्ता छीनी। एक बार फिर राज्य में चुनाव है। एक बार फिर बीजेपी, कांग्रेस, जीडी के बीच सत्ता के लिए संग्राम शुरू हो चुका है। कर्नाटक में बीजेपी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी एक साथ 2 चुनाव की तैयारी में जुटी नजर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी कुछ ऐसा कर दिखाना चाहती है जिसका असर 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर दिखे, जिसका असर न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे साउथ में दिखाई दे। और 2024 में नॉर्थ इंडिया के बीजेपी को जो कुछ नुकसान हो, उसकी भरपाई साउथ से हो सके। भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट की तस्वीरों ने आज सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कमल के आकार का यह एयरपोर्ट आज दिन भर देश की सियासी बहस का हिस्सा बना। कमल के आकार में तैयार किया गया शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत कुछ बयां करता है। यहां तक कहा गया कि शिवमोगा एयरपोर्ट का डिजाइन बीजेपी के हाले दिल को बयां कर रहा है। साउथ में भी ज्यादा से ज्यादा कमल खिले। भारतीय जनता पार्टी इसी जोर आजमाइश में लगी। मैं आपको शिवमोगा एयरपोर्ट के बारे में भी बताना चाहता हूं। कमल के आकार वाले इस हवाई अड्डे में प्रति घंटे 300 यात्री आ जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे से शिवमोगा और आसपास के दूसरे इलाकों को भी फायदा मिलेगा। पूरे इलाके का संपर्क बेहतर होगा। इसे 600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। यह कर्नाटक का नोवा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन गया है। इसका निर्माण केंद्र की उड़ान योजना के तहत किया गया है और जिसका मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को सभी के लिए किफायती बनाना है। यह हवाई अड्डा करीब 650 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी नींव जून 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रखी थी। और बीजेपी की इच्छा थी कि इस एयरपोर्ट का नाम उनके दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के नाम पर हो। और आज उनका जन्मदिन भी। लेकिन येदियुरप्पा ने मना किया। एयरपोर्ट का नाम 20वीं सदी के कर्नाटक कवि कुवेमुपु के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा शिवमोगा में 3600 करोड़ और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, साउथ में कमल खिलने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले रखा है। खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। आज की चुनावी रैली में राज्य कर्नाटक को अपनी 5वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का खुद उद्घाटन किया। बेलगावी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी बेलगावी में 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 16 करोड़ हजार रुपए की 13वीं किश्त भी जारी है। चुनावी राज्य कर्नाटक को कई करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसके बाद साउथ के दूसरे राज्यों की जनता को अपनी ओर खींचे। प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिमला ये एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि इस इलाके के जवानों के सपनों की नई उड़ान है अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ की जनता को बीजेपी की डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कोई गाड़ी हो या सरकार डबल इंजन लगता है तो उसकी स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और बीजेपी की सरकार विकास को शहर तक सीमित नहीं रखती बल्कि गांव के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों तक विकास पहुंचाने की कोशिश होती है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। बीजेपी की सरकार महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। यह देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कर्नाटक के चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ की जनता को और क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिशन 2024 के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी तैयारी रायपुर में देखने को मिली। 3 दिन चलने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन में सीडब्ल्यूसी का विस्तार किया गया। महिलाओं को, दलितों को हिस्सेदारी बढ़ाने का प्लान पेश किया गया। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस का रोडमैप तैयार किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कैसे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगा, किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है, किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मोर्चाबंदी करेगी, तमाम मसलों पर कांग्रेस ने मंथन किया। मैं आपको मोटे तौर पर कांग्रेस के महाधिवेशन की कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह तय किया गया कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का चुनावी मैदान में जातिगत जनगणना पर पार्टी का समर्थन रहेगा। नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत दी गई है। बीजेपी आरएसएस की भेदभाव वाली राजनीति से समझौता नहीं किया जाएगा। अडानी मुद्दे पर देश भर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस माहौल बनाएगी। 6 मार्च को ब्लैक लेवल पर प्रदर्शन का प्लान है। 17 मार्च को राजभवन मार्च निकाला जाएगा। यह कांग्रेस का प्लान है। रायपुर अधिवेशन के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए। राहुल ने कांग्रेसियों को सत्याग्रही, बीजेपी वालों को सत्याग्रही बताया। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है।
और मिशन 2024 के लिए हर पार्टी ने अपना अपना एक्शन प्लान सबके सामने रखना शुरू कर दिया है, देश के सामने रखना शुरू कर दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के निर्णय होने वाले हैं, फैसला होने वाला है। इस समझौते हुए भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2023 सही निकला तो 2024 में पलड़ा भारी रहेगा और यही वजह है कि जोर आजमाइश तेज हो गई, हर दिन खास होता जा रहा है, सियासी दलों के बीच पलटवार तेज होता जा रहा है और हर कोई अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश में इस समय जुट गया है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।